मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, दिस देयर इज ए फिनिट लेंथ जिसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट अस से दिस कंडक्टर इज AB, इट हैज गॉट सर्टेन लेंथ जिसमें करंट फ्लो हो रही है एंड लेट दिस करंट बी I। इसके कारण एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका डेरिवेशन करना है एंड दिस इज टू बी डन विद हेल्प ऑफ बियोट-सावर्ट्स लॉ, क्योंकि हम अभी तक वही लॉ जानते हैं। तो बियोट-सावर्ट्स लॉ के बेसिस पर इस पर निकालना है P का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो पहले हमको P को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि P कहाँ है। तो P के स्पेसिफिकेशन में हम आपको दो डिटेल देते हैं। नंबर 1, P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड वी राइट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज R। ठीक है। दूसरी चीज, इस R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर P यहाँ होता तो भी R होता, यहाँ होता तो भी R है, यहाँ होता तो भी R है। तो फिर इस P को अलग से हम कैसे बताएंगे कि ये P ये दूसरे P से तीसरे P से अलग है, उसको कितना अलग है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों एंड्स हैं A और B, इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। लेट्स जॉइन A एंड B विद P। और अब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज phi1। यहां से ये वाली लाइन कितनी ऊपर है, phi1। phi1 क्या बताता है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ AP। P से A कितना एलिवेटेड है, phi1। P से B कितना नीचे है, इस एंगल को हमने लिखा, दिस एंगल इज phi2। लेकिन phi2 ऐसा भी है phi2, ऐसा भी है phi2, तो ये वाला जो phi2 है ये निगेटिव साइड में है, तो इस एंगल को हम इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, -5। समझ आया। जैसे मैं कहूंगा इस लाइन के साथ PB 60 डिग्री बनाती है, तो 60 डिग्री आप ऐसा बना दोगे 60 डिग्री, और अगर मैं कहूंगा -60 बनाती है तो नीचे बनेगा, तो ये कौन सा है, माइनस, इसलिए -phi2। ये याद रखिए, नहीं तो डेरिवेशन बाद में गड़बड़। ओके, ये हमारे phi1 phi2 बन गए। नाउ दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ P। P कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पे है, उसकी लोकेशन किस तरह की है, इस तरह की लोकेशन है कि A का एलिवेशन phi1 है और B का एलिवेशन -phi2 है। दिस इज द लोकेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है। इसके आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड मिलेंगे। जो सबसे आसान मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आपको याद करने में भी आसान होगा। ओके, यहां से P से लेट अस टेक एनी पॉइंट हियर। हमको स्टार्ट किससे करना है, बियोट-सावर्ट्स लॉ। बियोट-सावर्ट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, करंट एलिमेंट। इसलिए हम शुरू किससे करेंगे, करंट एलिमेंट से। अगर करंट एलिमेंट नहीं है तो बना देंगे। सो व्हाट वी डू, वी एस्टैब्लिश ए करंट एलिमेंट हियर। करंट एलिमेंट बहुत छोटा होता है, पर वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। दिस इज लेंथ dl, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, this I। So this IDL is the current element, जिसके कारण P पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। दोनों कॉर्नर्स, दोनों एंड्स इसके कनेक्ट कर दिए। ये जो इसका एंगल है, दिस एंगल, ये हमने लिया 5। ये एंगल कितना लिया, 5। इसका इधर ध्यान दीजिए सर, इसका DL का एलिवेशन कितना है, 5। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस 5 की वैल्यू
कहां से शुरू होगी? फाई 1 से, और कहां तक जाएगी? -फाई 2। So phi is a variable quantity which has two limits. फाई 1 से स्टार्ट होके फाई 2 तक जाना है। अगर ये तार और लंबी होती तो फाई 1 की वैल्यू और जाना होता। ओके, इसलिए हमने इसको क्या माना? फाई, और लिमिट्स को क्या माना? फाई 1 टू फाई 2 -5। ओके, ये आ गया। अच्छा, dl से इसका डिस्टेंस, dl से इसका डिस्टेंस हमने लिया r, स्मॉल r। dl के साथ r जो एंगल बनाता है थीटा, वो हमने यहां लिया थीटा। दिस इज थीटा। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं इस पे। इस dl के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? Fp मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I dl। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आंसर है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बना, वही सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हमारे को गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी है? हमारे को गिवन क्वांटिटी है ये वाला r, फाई 1, फाई 2, ये 3, और करंट कितनी? I। ये 4 क्वांटिटीज हैं, इसमें सिर्फ I है, बाकी सब क्वांटिटीज हमने मानी है। उन सब को हमको एलिमिनेट करके नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, यही डेरिवेशन है। तो नोन क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसके लिए ऐसा करते हैं, एक डेरिवेशन में इसको ऐसा स्ट्रेट सीधा चलाऊंगा, और कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे ज्योमेट्री की कैलकुलेशन करने के लिए। ये जो 2 पॉइंट है इसको हमने माना C, और यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाया और इस पॉइंट को माना D। ये वाला एंगल कितना दिया? 90 डिग्री, एंड दिस पॉइंट इज D। ओके, नाउ इफ दिस एंगल इज फाई, then we can prove that this angle is also phi। ये phi। ओके, तो ये एंगल phi आएगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल थीटा है। Does not make any difference, क्योंकि ये दोनों बहुत पास है, इसलिए ये भी एंगल क्या है? थीटा। ओके, ये वाला एंगल फाई है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इसलिए ये वाला जो एंगल है ये है डी फाई। ये छोटा सा एंगल कितना है? डी फाई। ओके, ये और इस पे एडिशन हो गए। अब यहां पर देखिए, ये dl है, ये cd है, और ये वाला एंगल है फाई। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या कहती है? cd अपॉन dl इज इक्वल टू cos फाई। ये लिखा CD अपॉन dl, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो CD अपॉन dl इज इक्वल टू cos फाई, देयरफॉर dl इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, dl इज इक्वल टू CD अपॉन cos फाई। ठीक है, ये हमने किससे बनाया? इस ट्रायंगल से। सी डी, इसका नाम दे देते हैं E, और यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई। सी डी अपॉन डी एल इज इक्वल टू कॉस फाई, देयरफॉर डी एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन कॉस फाई। तो हम कहां पहुंच गए? सी डी पे। ओके, अब इसके बाद देखिए सी डी,
अब ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल पी सी डी, ये रहा P, ये रहा C, ये रहा D, PCD। PCD को इस तरह से देखिए, इफ देयर इज अ वेरी स्मॉल एंगल हियर which is D5 and this is R, this is R, this is angle D5 and this is radius। तो एंगल किसके बराबर होता है? R अपॉन रेडियस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R यहाँ पर कितना है? CD, रेडियस कितना है? R। तो इन एंगल PCD, CD अपॉन R is equal to D5। A small angle is equal to arc upon radius। तो CD किसके बराबर हुआ? Therefore CD is equal to R into D5। CD is equal to R into D5। ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो अब बताइए DL किसके बराबर हुआ? DL is equal to R into D5 upon cos phi। R D5 upon cos phi। इतनी कैलकुलेशन करके हम इस DL की वैल्यू को यहां रखें। So what will be mu naught upon 4 pi I R into D5 अपॉन cos phi, और ये वाला R स्क्वायर और ये sin थीटा। ये आ गया। इसमें हमने DL के बदले में क्या रखा? ये किसके बदले में आया है? DL के बदले R D5 अपॉन cos phi, R D5 अपॉन cos phi। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक R इसके साथ कैंसिल हो गया एंड वी गेट ओनली वन R। अच्छा, अब एक और ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल P, इसका नाम दे देते हैं Q। PQC, एंगल PQC, ट्रायंगल PQC। इस ट्रायंगल में R और phi, इनका आपस में क्या रिलेशन? दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो R अपॉन R इज इक्वल टू cos phi। R upon R is equal to cos phi। ओके, इस R को इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आ गया? कैपिटल R is equal to R cos phi। किया है। इस रिजल्ट को हमने यहां यूज किया, यहां यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू कैपिटल R, और कैपिटल R हमारी गिवन क्वांटिटी है तो हमको चाहिए। फिर से देखिए कौन सा ट्रायंगल लिया? PQC। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा C। इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस फाई के लिए ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो कॉस क्या हुई? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ये हो गया cos phi। R को इधर ट्रांसफर किया, R cos phi इज इक्वल टू R। ये हमने R cos phi वहां से लेके आए, ये इसको हमने लिख दिया 3। तो यूजिंग 3 वी हैव मेड दिस R। तो अब ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I, यहां ऊपर क्या बचा? D5 sin थीटा। ओके, साइन थीटा यहां पर ये थीटा है, इसका साइन क्या होगा? R अपॉन R। ये हम लोग का गायब क्यों नहीं हुआ अभी तक?
देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई आ गया, आर कैंसिल हो गया, डी फाइव साइन थीटा। जरा यहाँ देखिए, ये साइन थीटा क्या होता है, आर अपॉन आर, और कॉस फाई क्या होता है, आर अपॉन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। वैसे भी हमको मालूम है कि कॉस फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस का रिलेशन है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई। सो दिस विल बी कॉस फाई अपॉन कॉस फाई इंटू आर, cos phi into r, ये क्या बन गया, r। so this we write here r, इसको हमने r लिख दिया और sin थीटा को क्या लिख दिया, cos phi। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए mu naught upon 4 pi is a constant, I is the current flowing, cos phi d phi, फाई की भाषा में आ गए, और r इज ए नोन क्वांटिटी। ये हमको चाहिए था और ये हमको मिल गया dB। ये हमारी dB की वैल्यू है। जब ये dB की वैल्यू निकलेगी तो B की वैल्यू कितनी होगी, therefore B is equal to के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, तो ये हो गया B, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, cos फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन है। अब ये बताइए फाई की लिमिट्स कहां से कहां चेंज होती हैं, फाई 1 माइनस फाई, ये इसकी लिमिट्स आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, cos फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई। तो दिस विल बी b is equal to mu naught upon 4 pi I upon r, this will be sin phi, and there will be limit phi 1 minus phi 2। ओके, इन दोनों लिमिट को अप्लाई करते हैं। सो v is equal to mu naught I upon 4 pi r, उसके बाद sin फाई, एक बार फाई की जगह फाई 1 रखेंगे, एक बार फाई की जगह माइनस फाई 2 रखेंगे। तो दिस विल बी sin फाई 1 माइनस sin माइनस फाई 2। अब साइन ऑफ माइनस फाई 2 कितना होता है, साइन ऑफ माइनस फाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई 2। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरह से साइन माइनस फाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई 2। तो जब ये माइनस साइन फाई 2 बनेगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। सो अब ये हमारा एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गया, एंड नाउ वी गेट दिस न्यू एक्सप्रेशन एज, यहां इसको नोट कर लेते हैं, दिस विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। और इसमें ये छोटी छोटी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा टारगेट क्या है, थीटा को खत्म करना, dl को खत्म करना, स्मॉल r को खत्म करना, और उसकी जगह हर चीज किसमें कन्वर्ट करनी, फाई में और कैपिटल R में, कैपिटल R में और फाई। ये हमको चाहिए एक्सप्रेशन cos फाई d फाई अपॉन r। तो हमने इधर से हेल्प ली,
एक बार इस ट्रायंगल की हेल्प ली, एक बार इस ट्रायंगल। कौन से 3 ट्रायंगल इन्वॉल्व किए? पहले ये किया, उसके बाद ये किया, और उसके बाद ये 3 ट्रायंगल हमने इन्वॉल्व किए। देखिए CD by DL इज इक्वल टू cos फाई। उससे हमने ये DL को गायब कर दिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया? cos फाई। लेकिन CD आ गया। इस CD को हमने किससे एलिमिनेट किया? ट्रायंगल 2 से, R और D फाई को ले। CD अपॉन R इज इक्वल टू D फाई। उससे CD की वैल्यू रखो। अब क्या क्या बच गया? R और D फाई। फिर इस R को ये R बनाना है, इसके लिए ट्रायंगल नंबर 3 लिया। तो यहां से स्टार्ट किया, DL को किसमें कन्वर्ट किया? CD। CD को किसमें कन्वर्ट किया? R इंटू D फाई। फिर R को किसमें कन्वर्ट किया? R। ये पहला स्टेप हुआ हमारा, ये यहां पर दूसरा स्टेप हुआ, और ये यहां पर हमारा तीसरा स्टेप। इस तरह से ये 3 ट्रायंगल यूज करके तीनों स्टेप में हमने सारी चीजें एलिमिनेट करके इसमें कन्वर्शन कर दिया 5। ये थोड़ा सा मुश्किल है, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एलिमिनेट कर करके। जब ये चीज आएगी, फिर जब इसको करेंगे ये फाइनल फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला आपको रखना अच्छा है। इसमें याद रखिए φ1 क्या है? एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट। φ2 क्या है? एलिवेशन ऑफ द बॉटम पॉइंट। ये 2, और R क्या है? डिस्टेंस। बस R φ1 φ2। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसके स्पेशल केस, छोटे छोटे 2-3 स्पेशल केस हैं। पॉइंट P अलग अलग जगह पर हो सकता है। अगर पॉइंट P की लोकेशन अलग अलग है तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, इफ पॉइंट P is this point P is very close to the conductor, very close to the conductor, तो ये φ1 और φ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? if P is close to conductor, ओके। देखिए, अगर मैं P को यहां से यहां पर ले आता हूं तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा हो गया, और ये एंगल इस एंगल से बड़ा हो गया। ठीक है? और नजदीक लाऊंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, और नजदीक लाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते 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 जब ये एकदम नजदीक पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये ऐसी लाइन है और ये ऐसा आ गया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। So if this line is very long and P is very close, if P is close to conductor and conductor is long, then φ1 is equal to φ2 is equal to 90. φ1 is equal to φ2 is equal to 90. अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो sin φ1 कितना हो जाएगा? sin 90 1। ये भी कितना हो जाएगा? sin 90 1। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 2। Therefore B is equal to mu naught I into 2 upon 4 pi r. This is equal to 2 से ये कैंसिल हो गया, so this is mu naught I upon 2 pi r. ये हमारा फॉर्मूला बना स्ट्रेट लाइन कैसी? P is close to a conductor and the conductor is long conductor. तो हमारा रिजल्ट कितना आया स्पेशल केस में? mu naught I upon 2 pi r. ये हमने बियोसावा लॉ के बेसिस पे निकाला। अभी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, एक लॉ होता है, उसके बेसिस पर भी ये कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। φ1 φ2 1। ओके, तो हमने जो फॉर्मूला निकाला एक ये था, B is equal to mu naught I sin φ1 plus sin φ2 and this is upon 4 pi r.
और स्पेशल केस में और लॉन्ग कंडक्टर D is equal to mu naught I upon 2 pi r. ओके, अब देखिए, if point P is very close to one end, point P is very close to one end of the conductor. This is conductor and here is point P. अगर point P यहाँ पर है तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 90, लेकिन ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा 0. So अगला हम देते हैं if P is close to one end of the conductor, one end of conductor, then phi 1 is equal to 0, phi 2 is equal to 90. तो sin 0 is 0, sin 90 is equal to 1. तो B कितना हो जाएगा mu naught I upon 4 pi r. तो किनारे पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आंसर है किनारे पे मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है. बीच में जब ये पॉइंट था तो ये कितना था 1/2. अभी कितना हो गया 1/4. सो दिस हैज बिकम हाफ. तो ये यहां पर अगर पॉइंट P होगा एट 1, ये हमने इसके स्पेशल केसेस किए. एक छोटा सा स्पेशल केस और है कि अगर ये पॉइंट P इसी लाइन से ऊपर आ गया यहां, तो क्या होगा 0. वेरी गुड. P ऑन द लाइन, P on the axis, then phi 1 is equal to 0, phi 2 is equal to 180 and D is equal to 0. ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर की लाइन में अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0. If there is a conductor carrying current line like this in this direction, और यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? आंसर 0. क्यों? क्योंकि ये इसकी लाइन, तो इसकी लाइन का हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0. यहाँ पर अगर पॉइंट है तो कितना है mu naught I upon 2 pi r, और अगर यहाँ पर पॉइंट है तो कितना है mu naught I upon 4 pi r. ये तीन रिजल्ट इससे निकले. और अगर सर्कल है तो सर्कल के सेंटर में कितना है mu naught I upon 2 pi r. ठीक है, mu naught I upon 2 r. ये उसका, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं. सर्कल होगा तो 2r है और स्ट्रेट लाइन होगी तो 2 pi r. ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया डी ओ सावर्स लॉ का एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना.